सो नमस्कार बच्चों एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोग आईआईटी बीएचयू के इस सेशन का वेट कर रहे थे और ये सेशन कल होने वाला था, बट किसी रीजन की वजह से ये आज कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सेशन को आज हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे दो ओल्ड स्टूडेंट आतीश एंड जितेंद्र। सो गाइस, जो आज का जो ये सेशन है आईआईटी बीएचयू का, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एक उम्मीद होती है आईआईटी बीएचयू के साथ कंटिन्यू करना। अतीश, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर दीजिएगा। वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ Good गेट evening, क्रिएटेड। sir. गुड इवनिंग वेर एंड वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ गेट क्रिएटेड डियर जितेंद्र एंड आतीश। Thank you, थैंक sir. यू सर। सो गाइज, बहुत सारे बच्चे है ना जिनकी रैंक 400, 500, 600, 700 होती है, उनको तो उम्मीद होती है कि उनको टॉप आईआईटीज मिल जाएगी। लेकिन जिनकी रैंक 800 प्लस होती है, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक ये डर होता है कि सर हम मुझे ओल्ड आईआईटी मिल जाएगा कि नहीं। और एक बार ये भी रहता है, चलो 800 से लेकर 1000 तक के रैंक के बच्चों को चलो हम लोग बोल देते हैं कि नहीं, कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा, भले ही आपको 5th, 6th, 7th, 8th राउंड में मिले। लेकिन अब इशू यहाँ पर यह आता है कि क्या आईआईटी बीएचयू मिल पाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें कि टॉप 5 आईआईटी को छोड़ दें तो आईआईटी बीएचयू एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहां पर आपको प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा समझ में आते हैं, जहां पर आपको ये लगता है कि मैं जस्ट एडमिशन ले लेता हूं तो मेरी गेट की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। या फिर आप लोग ऐसा सोचते हो कि चलो एक ऐसा करते हैं, एमटेक नाम के लिए एडमिशन भी हो जाएगा, एमटेक पैरेलल में होता जाएगा और मैं अपने कैरियर के लिए पैरेलल में कुछ और प्लान भी कर लूंगा, या फिर मैं कोर के अलावा नॉन कोर प्लेसमेंट भी ले लूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेहन में होते हैं। ये सेशन को हम कंटिन्यू करें और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें, उससे पहले एक बार आप लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए, जहां पर भी मैंने शेयर नहीं की है या जहां पर आपके कोई फ्रेंड्स हो जिनको इस सेशन की नीड थी, या जो भी आईआईटी बीएचयू के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं उन सभी को, या जो भी अप्लाई करने वाले हैं या अप्लाई कर चुके हैं, तो आईआईटी बीएचयू जहां एक सपना देख रहे हो अपने जाने का, उसके बारे में थोड़ा जान लो, पहचान लो, समझ लो और अपने सीनियरों से भी मिल लो। हो सकता है जब आप वहां पर पहुंचे तो ये नहीं हो, लेकिन अगर इनके साथ कांटेक्ट में रहोगे तो लिंक्डइन या सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी आपको हेल्प मिल सकती है। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं, वन बाय वन आप लोग कनेक्ट करते जाइएगा। डियर अतीश, सेकेंड ईयर है, मतलब 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा सेमेस्टर चल रहा है। अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस है आईआईटी बीएचयू का? सर अभी तक का मतलब बताया जाए तो पता भी नहीं चला 1.5 साल कैसे हो गया। इतना मतलब अच्छा लगता है इधर, और दोस्त भी ऐसे अच्छे अच्छे बने कि उनके साथ टाइम बिताते पता भी नहीं चला 1.5 साल कब गुजर गया। लेकिन जितेंद्र, जो मुझे याद आ रहा है कि आज से 2 साल पहले जब आप लोगों की काउंसलिंग थी, मैं आपको काउंसलिंग के टाइम पे मिला था, Yes, sir. और उसके बाद से और अब में क्या आपकी सेहत थोड़ा सा मतलब डाउन हुई है, या डाइटिंग पे चल रहे हो, या ऐसा क्या हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले से थोड़ा सा वीक हो गए हो आप? नहीं सर, एक्चुअली हर जगह का फूड भी थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जैसे जैसे चीज़ें चलती है, सेशन चलता है, तो इजीली एडजस्ट हो जाता है। तो इनिशियली थोड़ा फूड्स के वगैरह, बट आईआईटी का फूड अच्छा होता है। मीन्स हमने तो भी रिव्यू लिया है अदर आईआईटी से, तो आईआईटी बीएचयू का फूड अच्छा होता है। तो थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा इनिशियली टाइम लगता है, बट इट्स गुड सर। सर अच्छा, एक्चुअली हमारा महाराष्ट्र से यूपी में मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया फूड के, इसमें कैसा अलग अलग थोड़ा खाना बनता है तो एडजस्ट करने में टाइम गया थोड़ा तो क्या स्टार्टिंग आपको में। वो महाराष्ट्र वाला बड़ा पाव यहाँ पर नहीं मिलता? मिलता है पर सर महंगा भी मिलता है और टेस्ट भी उस लेवल की नहीं होती। देखो, जो अपने रीजनल चीज़ें होती है ना, वो वहीं पर अच्छी लगती हैं। जैसे मैं हूँ और मुझे वो समोसा खाना होता है, मैं कोलकाता जाता हूँ या किसी अदर स्टेट में या अदर सिटी में होता हूँ, तो वो समोसे का टेस्ट मुझे कभी नहीं मिलता। कुछ चीज़ें ना उस पर्टिकुलर रीजन की ही अच्छी होती हैं जहाँ के लिए वो फेमस होती हैं। खैर, मेस का खाना अच्छा है आप लोगों का आईआईटी बीएचयू का? अच्छा है सर। अच्छा है वो, ओवरऑल मतलब। हाँ, वेज नॉन वेज सभी मिलता है, तो जिसको वेज नॉन वेज तो सभी इजीली एडजस्ट हो जाते हैं।
अपने हिसाब से खा सकते हैं सर। अगर जो मेस में बना है वो अगर आपको पसंद नहीं तो आप एक्स्ट्रा उनको बोल के, हमें शायद अंडे की भुर्जी चाहिए तो उनको बोल के पनीर चाहिए, वो अलग से बना के दे सकते हैं आपको, तो क्या उसके लिए अगर आपको आपको जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ चार्ज खाना पे पसंद करना नहीं है। पड़ता है? हाँ सर, एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, पर उतना ज़्यादा नहीं होता है। नॉमिनल चार्जेस। अच्छा, मेरे टाइम पे जब मैं ये 2012-13 की बात कर रहा हूँ, जब मैं आईआईटी रुड़की में था, उस टाइम पे जैसे अगर किसी को फ्राइड राइस चाहिए और एग फ्राइड राइस चाहिए, तो उसको 5 रुपए का एक कूपन लेना होता था, 5 रुपीज पे करके, और उसको वो राइस एग फ्राइड राइस में कन्वर्ट करके दे दिए जाते थे। या किसी को अंडा करी चाहिए या किसी को एग से रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा चाहिए, तो 5 रुपीज पर एग पे करके। आपके यहाँ भी क्या चार्जेस हैं ये? सर जब आपके टाइम पे 5 रुपीज़ था, हमारे टाइम पे बस डबल हो गया है, दस बस। रुपीज़ एक अंडे का लेते हैं। नहीं तो 10 साल हो भी तो गए हैं, मेरे टाइम 2012-13 की यस बात थी, सर। है ना? तो मुर्गी भी यस को सर। भी तो चाहिए ना, कि इन्फ्लेशन चाहिए उनको भी, अब हमारे भी अंडे की दाम बढ़े भाई, है ना? खैर, यस सर। सो गाइज, आईआईटी बीएचयू में मेस का कोई इशू नहीं है ना? आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, दोनों तरह का आपको फैसिलिटी जो वहाँ पर मिल जाता है। हाँ, बस ये है कि जो आपसे कॉस्ट पहले चार्ज किया जाता है वो एक नॉमिनल कॉस्ट होता है। अगर आप डेली नॉनवेज या डेली एग वगैरह की डिमांड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्सटर्नली कुछ पे करना पड़ेगा पर डे डाइट के बेसिस पे, और वो इजीली अवेलेबल होगा। अच्छा, जो आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है वो सब अनलिमिटेड होता है या उसमें कुछ लिमिट है? सर वो डिपेंड करता है मेस महाराज पे। अगर कोई कोई मेस महाराज अनलिमिटेड अगर एक्स्ट्रा मांगे तो दे देते हैं, कोई कोई कैसे होते हैं कि थोड़ा जो एक्स्ट्रा लिया तो एक्स्ट्रा में चढ़ा देते हैं। वो डिपेंड करता है मेस महाराज किस टाइप का है आपका। तो वो कौन होता है आपके क्लास का ही कोई बंदा होता है या फिर कोई अलग से मेस सेक्रेटरी वगैरह नहीं होती सर, है? बेसिकली सर एक एक हॉस्टल में 2 या 3 मेसेस होती है, और हाफ स्टूडेंट्स एक मेस में, हाफ स्टूडेंट दूसरे मेस में रहते हैं। तो हर एक मेस का अलग अलग मेस महाराज होता है, वो आप उससे डिसाइड होता है। ओके, सो चलो अब मेन आ जाते हैं गाइज, जो आप लोगों को एमटेक से एडमिशन की तरफ जो एडमिशन लेना है उसके लिए। सो सबसे पहले आतीश, बच्चे जब भी आईआईटी बीएचयू चूज करते हैं, हम लोगों ने लास्ट 2 ईयर में आईआईटी बीएचयू को सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए मतलब एडमिशन लेने के लिए फोकस करने को बोला है जिनकी रैंक 1000 के आसपास हो, जिनको ओल्ड आईआईटीज में जो स्टार्टिंग के टॉप 5 आईआईटी है वो मिलने के चांसेस ना हो। तो नंबर 1 पे तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आईआईटी बॉम्बे को, इसके बाद नंबर 2 पे आईएससी बंगलौर को, फिर इसके बाद नंबर 3 पे आईआईटी मद्रास, नंबर 4 पे आईआईटी दिल्ली, नंबर 5 पे आईआईटी कानपुर। अगर ये 5 आईआईटी छोड़ दें तो इस 5 आईआईटी में जनरल कैटेगरी के अप्रोक्सीमेट 650 तक के रैंक के कैंडिडेट का एडमिशन हो जाता है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग 800 तक के रैंक के बच्चों को ये 5 आईआईटीज में एडमिशन मिल जाता है। अगर मैं बात करूं एससी एसटी को, तो एससी को कम से कम 1500 रैंक तक और एसटी को 2000 रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है। पीडब्ल्यू में मैक्सिमम जितने बच्चे होते हैं 2000 रैंक तक के, सबको कोई ना कोई इन 5 आईआईटीज में एडमिशन मिल जाता है। देन इसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, तो हम यही बोलते हैं कि अगर जनरल कैटेगरी के बेसिस पे अगर आपकी रैंक थोड़ा सा 650 से नीचे है तो फिर आपको आईआईटी खड़गपुर या रुड़की मिलेगा। जब मैं आईआईटी खड़गपुर रुड़की का सेशन लूंगा वहां पर दोनों को कंपेयर करूंगा कौन बेटर है, कहाँ जाना है अभी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आपकी रैंक बेटा जनरल कैटेगरी में 800 से लेकर आपकी रैंक 1600 तक है तो उन सभी बच्चों को आईआईटी बीएचयू के लिए अप्लाई करना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम रेंज बढ़ाएं, क्योंकि अगर कई बच्चों को एक ऑप्शन भी चाहिए कि मुझे सेकंड थर्ड राउंड में ही सर कोई एक ऑप्शन मिल जाए, है ना, तो बेटर रहेगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा जिसकी भी रैंक जनरल कैटेगरी में 600 अबव है और आपकी रैंक जनरल कैटेगरी में 1700 लो है, वो सारे बच्चे इस आईआईटी बीएचयू के लिए अप्लाई करें। ठीक है, 600 से 1700 तक जनरल कैटेगरी में आईआईटी बीएचयू को अप्लाई करें। ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में बेटा आपके पास ऑलरेडी ये 5 आईआईटीज के चांसेस रहते हैं जहां पर 800 तक आपकी रैंक के बेसिस पे एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ओबीसी कैटेगरी के लिए बेटा 700 से लेकर अगर आप चाहें तो 2000 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि नहीं मिलेगा, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, कोर केमिकल नहीं मिलेगा, बट कुछ अदर ब्रांचेज के ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में कोर केमिकल के लिए एक बार फिर से आपको कैटेगरी वाइज रैंक बता दूंगा।
फिर अगर एससी और एसटी की बात करूं तो मैं बोलूंगा एससी बेटा कम से कम आईआईटी बीएचयू में 2500 रैंक तक के बच्चे अप्लाई करें, और एसटी में अगर आपका जस्ट क्वालिफाई हुई है तो भी आप अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि आईआईटी बीएचयू में जो नंबर आप कैंडिडेट होंगे अप्लाई करने वाले वो लगभग 400 के आसपास होंगे, और 500 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपकी इंटरव्यू कॉल होगी तो वही 400 से 500 के बीच के बच्चे सेलेक्ट किए गए होंगे, उनके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल होगी, और इंटरव्यू देने जब बच्चे पहुंचेंगे वो मैक्सिमम 100 से 150 के बीच में ही होगी। नंबर ऑफ इनटेक की अगर बात करें तो आतीश, नंबर ऑफ इनटेक कितना है आपके कॉलेज में? सर 58 है। 58। और अगर बच्चा आप समझ लीजिए कि कुछ 150 स्टूडेंट भी इंटरव्यू के लिए पहुंच रहे हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 1:3 का या उससे भी कम है। तो चांसेज आपके जरूर हैं, और आप एक चीज यकीन मान लीजिएगा, अगर आप इंटरव्यू देने नहीं जाते तो आपने फॉर्म फिल किया हो चाहे ना फिल किया हो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आपको इंटरव्यू के लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होगा, जो कि आपके वेबसाइट में या आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट ओवर होते ही 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा इंटरव्यू का। तो आप अपना पहले से टिकट रिजर्व कर लीजिएगा। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते तो आपको आईआईटी बीएचयू में एडमिशन का चांस नहीं मिलेगा, भले ही आपकी AIR 10 हो या 50 हो या 100 हो। आपको इनिशियली वहां पर जाकर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, वो मैं बाद में सेशन लेके आपको सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन अभी इंटरव्यू आप ये आईआईटी बीएचयू का फॉर्म भरे ना भरे वो तब डिसाइड करिएगा जब आप वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हो, अदरवाइज मत अप्लाई करिएगा। सिर्फ और सिर्फ मनी वेस्टेज है। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो आपको कोप राउंड में वो काउंसलिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। गॉट इट? ठीक है। सो जितेंद्र, अच्छा अगर ये मान के चलो आपके टाइम पे भी अप्रोक्सीमेट 100 स्टूडेंट पहुंचे थे वहां पर इंटरव्यू के लिए, तो आपको कुछ एक आइडिया है कि क्या क्या कितने कट ऑफ तक आपके टाइम पे सिलेक्शन हुआ था? सर ओबीसी ने नियर अबाउट 1800 तक एडमिशन मिल चुकी है, 1800 तक, बट डिपेंड अपॉन इंटरव्यू सर। राइट। और SC ST का रैंक उसके नीचे भी था, बट टोटली डिपेंड अपॉन इंटरव्यू। बट लास्ट टाइम हमने जो ऑब्जर्व किया तो ओबीसी नियर अबाउट 1400 1500 तक मिल गया था लास्ट ईयर। मुझे याद आ रहा है आपके टाइम पे 1460 में लास्ट सीट फिल हुई थी। फिर उसके बाद कुछ स्पॉट राउंड में कुछ बच्चों को जिनका रैंक तो कम था बट इंटरव्यू में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था तो उनका सिलेक्शन हुआ था। तो मे बी वो शायद 1-2 बच्चे होंगे जिनका 1800 के आसपास होगा। हाँ सर। लेकिन गाइज एकदम क्लियर रखिएगा कि ओबीसी कैटेगरी में आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो 1500 के आसपास फिनिश हो जाता है। लेकिन बस रेयरली 1-2 केस ऐसे हो सकते हैं जिनका इंटरव्यू अच्छा गया और उन वहां पर जो जिन्होंने भी इंटरव्यू लिया उन्होंने आपके मार्क्स अच्छे दिए, उसके बेसिस पे आपकी रैंक भले कुछ भी हो लेकिन आपको कंसीडर किया गया है। तो मैंने क्या बोला कि इंटरव्यू मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी रैंक 2000 भी है और आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपके चांसेस हैं। इसलिए आप चाहें तो ओबीसी कैटेगरी में मैंने क्या बोला था कि 1800 तक अप्लाई कर दीजिए, 2000 तक अप्लाई कर दीजिए, लेकिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी और फिजिकली प्रेजेंट होना हो तो अप्लाई करिए, अदरवाइज मत करिए। ठीक है। अच्छा, एससी और एसटी में, एससी में तो कम से कम 2000 तक के बच्चों को एडमिशन इजीली मिला है आईआईटी बीएचयू में। तो बेटा कम से कम 2500 तक के रैंक के स्टूडेंट आईआईटी बीएचयू अप्लाई कर सकते हैं और एसटी में 3000 तक के रैंक वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 3000 से ऊपर भी है और आपको कॉन्फिडेंस है कि इंटरव्यू अच्छा दे सकते हो आप, तो जरूर अप्लाई करिए। जस्ट क्वालिफाई है तो भी आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये रही रैंक की बात, एडमिशन की बात। अच्छा, जनरल कैटेगरी का आपको याद है क्या कि कितना कट ऑफ था आपके बैच में? सर एक्चुअली सर रैंक के हिसाब से बोला जाए तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि मेनली एडमिशन गेट स्कोर के हिसाब से रहता है। हमारा गेट स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का भी क्या होता है कि ड्रॉप ले लेते हैं कि एक बार फिर से पीएसयू के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, पर नहीं हो पाता तो बाद में नेक्स्ट ईयर आईआईटी के लिए एडमिशन ट्राई करते हैं। अगर पहले साल का गेट स्कोर इस साल के गेट स्कोर से अगर ज़्यादा है तो पहले साल वाला स्कोर कार्ड उनका यूज हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी हम देखा जाता है कि अगर सेम ईयर के बच्चों का कंपैरिजन करें, अगर समझो 1200 रैंक का एडमिशन हो गया पर वही उसी स्कोर में लास्ट ईयर समझो सर 800 रैंक थी या उससे भी कम रैंक हो सकती है, 2000 रैंक थी, पर उसका स्कोर ज़्यादा था आज के कंपैरिजन में, तो वही गेट स्कोर के हिसाब से एडमिशन होता है।
सो इसलिए गाइज हमारी ये क्लास में जो 22 पास आउट था तब 1400 रैंक में ओबीसी तक मिल गया था, पर एक की रैंक 2100 थी, जो कि 21 पास आउट था, पर उसका गेट स्कोर हाई हाई था, इसकी वजह से उसको एडमिशन मिला था। मेन जो एडमिशन होते हैं वो गेट स्कोर के ही बेसिस पे होते हैं, लेकिन हम्म, रैंक एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा हम लोग रैंक याद रखते हैं। मुझे अपनी अभी तक के बहुत बार की रैंक याद होंगी, बट गेट स्कोर मुझे अभी कभी याद नहीं होता कि मेरा गेट स्कोर कब क्या रहा है। सो इसलिए मैं हमेशा रैंक के बेसिस पे बात करता हूँ। और वो कुछ एक्सेप्शंस केस हो सकते हैं कि लास्ट ईयर उसी सेम यस मार्क्स पे हो सकता है गेट स्कोर अच्छा हो, इस बार का कुछ अलग हो, तो वो गेट स्कोर के बेसिस पे ही होता है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए भी जो मैंने बताया एक बार फिर से लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है फीस पे। तो मुझे ये बताओ जितिन कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अभी फोर्थ सेमेस्टर तक चारों बार फीस आप पे कर चुके हो, तो कुछ एक आइडिया है, यस याद है आपको कि पहले सेमेस्टर में कितनी पे की और बाद में फिर कितना कितना अमाउंट आपने पे किया? सर, फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन मनी डिपॉजिट एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं हमें, जो कि बाद में रिफंड मिलता है अपना एकेडमिक्स कंप्लीट होने के ओके। बाद। तब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 30,000 पे किया था जनरल कैटेगरी में। जनरल और ओबीसी कैटेगरी दोनों का सेम रहता है फीस, तो हमने 30,000 पे किया था और मेस का 12,400 एक्स्ट्रा 12,000 भरा था। हम्म। और जो जबकि सेकंड सेमेस्टर में जब हमने इंटर किया तब हमें 5-6 हज़ार और कम भरना पड़ा था। ओके। मतलब 24,000 एकेडमिक्स की फी उस सेमेस्टर की और 12,000 मेस की नॉर्मल। पर इस बार मेस का चेंज होकर उन्होंने 12,000 से 15,000 तक दिया है फीस। 15,000। इतना ही चेंज हुआ, बाकी सेम रहते हैं सर। तो मेस का चार्ज जो है वो थोड़ा सा 3000 पर सेमेस्टर वो इंक्रीज हो गया है। हाँ, तो अभी यस सर, वो भी फाइनली मतलब इस सेमेस्टर में आपने टोटल कितना अमाउंट पे किया है? सर वही मिला के 40,000 नियर बाय। नियर अबाउट 40,000। 40,000। तो ये मान के चलिए बेटा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 5 to 6,000 एक्स्ट्रा, तो वही 46,000 के आसपास कुछ फीस होगी, और बाकी सेमेस्टर में 40,000 के आसपास आपको पे करना है। तो आपका जो स्टाइपेंड है वो 12,400 का है, आपको हर महीने 12,400 मिलता है। यस सर। कुछ कट नहीं होता कि आपने कभी क्लास नहीं की, कभी बंक कर दिया तो वो कट गया हो? नहीं सर, अटेंडेंस होती है तो हो जाते हैं, मीन्स 12,400 आ जाते हैं। तो अभी तक कभी ऐसा तो हुआ है कि अभी आपका तक तो ऐसा कभी कम। स्टाइपेंड कट हुआ हो? सर एक बार हुआ था, पर बाद में वो नेक्स्ट मंथ में फिर से क्रेडिट हुआ था। अच्छा, बाद में आ गया था। लकी हो यस आप सर। लोग। हमारे टाइम पे बेटा बहुत मतलब आईटी रुड़की के तो स्पेशल रूल रहते हैं। वहाँ पर ये है कि आपका अगर परसेंटेज कम हुआ तो 50% हो जाएगी स्टाइपेंड। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो उतना पैसा कट जाएगा। जितना आपने बंक किया है पर क्लास के बेसिस पे उतना कट जाएगा। गाइड अगर खुश नहीं है तो आपका पैसा कट जाएगा। ठीक है, गाइड ने साइन नहीं किया तो आपका पैसा रुक जाएगा। वहाँ बहुत सारे रूल्स थे। और मुझे 12,400 की स्टाइपेंड मुझे लगता है शायद ही 2 ईयर के ड्यूरेशन में शायद 10 टाइम्स मिली हो। हमारे टाइम पे तो 12,400 थी भी नहीं, 8,000 रुपीज हमारे टाइम पे स्टाइपेंड थी। और मुझे याद भी नहीं कि 8,000 शायद लास्ट के जब प्रोजेक्ट कर रहे थे तो मेरे गाइड बहुत अच्छे थे, तो तब तो मिला है। फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में कभी शायद 8,000 हमें मिला ही नहीं, क्योंकि 2 क्लास भी बंक है, उसका भी पैसा कट गया है। सो आईआईटी बीएचयू में ये अच्छी बात है कि आपका पैसा नहीं कटता और उसी से आप पूरी फीस मैनेज कर सकते हो। तो आतीशा एंड जीतन, पहले सेमेस्टर में तो आपने फीस घर से लेकर पे की होगी, क्या सेकंड थर्ड फोर्थ सेम में आपको घर से लेना पड़ा? नहीं सर, जो 12,400 मिलते हैं उसमें ही सफिशिएंट होते हैं कि हम हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर की फी पे करें। अच्छा, सो फीस पे करने के साथ साथ और कितना अमाउंट आपका बच जाता है? उससे आपका जो डेली लाइफ का खर्चा है वो सब निकल आता है, यस सर। सुट्टा पानी वगैरह सब? मेरा तो सर हाफ अमाउंट बच जाता है। हाफ अमाउंट बच जाता है? ओके। यस सर। सो उसका करते क्या हो यार? मेरा अकाउंट नंबर ले लो आप, बेवजह आपके अकाउंट से चोरी हो जाएगा तो क्या करोगे? ओके सर। नहीं, उसकी नीड नहीं है। बस आप लोग हैप्पी रहो, है ना, आप लोग जितना यस सेव सर। कर पाओ। यस सर। सो गाइज, स्टाइपेंड सफिशिएंट है आईआईटी बीएचयू के लिए। नीड नहीं आपको घर से पैसे लेने की, बस पहले सेमेस्टर में आपको लेना पड़ेगा। तो पहले सेमेस्टर में किसी से उधार ले लीजिए और फोर्थ सेमेस्टर का जो स्टाइपेंड आएगा उससे उठा के पे कर दीजिए, है ना। बाकी आपको इतना सफिशिएंट स्टाइपेंड मिल जाएगा
जितने से आपका कॉलेज का फीस, मेस का फीस, ये सारी चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा जो फॉर्म वगैरह निकलते हैं वो फॉर्म वगैरह भरने के लिए भी आपको घर से नहीं मांगना पड़ेगा, है ना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, खैर आप ऑलरेडी आईआईटी बीएचयू में हैं, ये सेशन की लिंक कोई आपको ये गाइड को ना भेज दे, लेकिन फिर भी क्या आईआईटी बीएचयू में ऐसा माहौल है कि आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? यस सर, गेट की प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं। और गाइड्स भी मतलब सपोर्टिव है, ज़्यादा ज़्यादा लोड नहीं होता सर। ज़्यादा लोड नहीं है। अच्छा, आपके ये थर्ड और फोर्थ सेम में लोड नहीं है कि जब सब्जेक्ट चल रहे होते हैं फर्स्ट और सेकंड तब भी लोड नहीं रहता? सर जब सब्जेक्ट्स चल रहे थे तब थोड़ा क्लासेस करना पड़ता है, मतलब क्लासेस भी इतना कंपलसरी नहीं है, पर समझो अगर 9 to 5 आपने क्लासेस भी कर ली, उसमें 3-4 घंटे बस क्लासेस चलेंगी, पर आने जाने में टाइम चला जाता है, तो बाद में आपके पास पूरी रात रह जाती है पढ़ने के लिए। सो हॉस्टल से आपका जो ये डिपार्टमेंट है वो लगभग लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। यस सर। यस तो आप कैसे आते जाते हो, साइकिल से या पैदल? सर, बाइसिकल, साइकिल से। साइकिल से। साइकिल। तो वहाँ पर तो आईआईटी बीएचयू तो ओपन कैंपस है, तो वहाँ पर तो खूब रिक्शे और ऑटो वगैरह भी सब चलते हैं, यस सर। तो इजीली सब मतलब ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या फिर हॉस्टल के लिए। यस सर। यस सर। अच्छा अतीश, आप एक बात मुझे बताओ, 2 साल की इस जर्नी में जो आपने आईआईटी बीएचयू में टाइम स्पेंड किया, ऐसा कोई इशू जो आपने फेस किया हो, जो आपको लगा हो कि यार आईआईटी में ये फैसिलिटी और होनी चाहिए, या आप किसी को सजेस्ट ना करो कि यार आईआईटी बीएचयू मत लो, ये अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़? सर अब तक तो कुछ नहीं लगा, सोचना पड़ रहा है मुझे उसके लिए। जितेंद्र, आपको कभी ऐसा लगा हो? नहीं सर, आईआईटी बीएचयू ओवरऑल ओपन कैंपस है। एक तो यहाँ ही पास में ही टेम्पल है, तो जब भी हमें ऐसा लगे हम फ्रस्ट्रेटेड फील हो तो कभी हम घाट चले जाते, कभी हम मंदिर चले जाते। अदरवाइज हर जगह स्पोर्ट एक्टिविटीज, जिम, तो काफी चीजें अवेलेबल है। Yes. मीन्स ओवरऑल हम अपना टाइम स्टडी के साथ भी और कई जगह स्पेंड कर पाते हैं। सो आईआईटी बीएचयू तो वैसे भी अध्यात्म की नगरी है, वहाँ पर बाबा भोलेनाथ का मतलब वो धरा है, वो जननी है। सो वहाँ पर ऑलरेडी गंगा के किनारे आप लोग रहते हो, शायद आईआईटी बीएचयू से बहुत ही कम दूरी पर वो गंगा नदी बह रही है। सो कभी भी आप Yes, चाहो 80 घाट से लेकर, मतलब वहाँ पर इतने सारे घाट हैं, किसी भी घाट पे जाकर आप बैठ जाओ, सुकून के वो पल। क्योंकि जब मैं बीएचयू आया था तो हम भी वहाँ पर नाइट में 3 बजे तक घाट पे ही बैठे हुए थे। सो एक वो बहुत अच्छी बात है बीएचयू की, और सबसे बड़ी बात, आपके कैंपस में ही बाबा भोलेनाथ का टेम्पल है, ठीक है। सो वहाँ मतलब जो आपने अभी 2 साल में फील किया, तो कोई निगेटिविटी नहीं है वहाँ पर। और अतीश, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनकी नेक्स्ट ईयर रैंक 400-500 भी आ जाती है, जिनमें से आप भी हो। सो आपने अभी ऐसा नहीं सोचा कि नेक्स्ट ईयर में आईटी चेंज कर देता हूँ, ऐसा मन में नहीं आया आपके ख्याल? नहीं सर, क्योंकि 1 साल इन्वेस्ट कर चुके थे और वाराणसी ऐसी जगह है, अब मैं छोड़ना नहीं चाहता था। सो गाइज, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा, वाराणसी एक ऐसी जगह है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते थे। सो उसके पीछे एक तो रीजन है कि वो प्लेस जो है ना, वो अपने आप में अद्भुत है। दूसरा वो जो कॉलेज है, तो दूसरा रीजन ये भी होता है, एक होप तो आपको होगी कि चलो जब नेक्स्ट ईयर में होंगे तो हमारा प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा। तो प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है जितेंद्र? आप प्लेसमेंट ये उसके आप हेड भी हो एज ए स्टूडेंट। सो आप मुझे बताओ कि प्लेसमेंट का क्या सीन है, कोर का, नॉन कोर का, सारा डिटेल में बताओ मुझे। ओके सर। सर नियर अबाउट लगभग 400 to 450 कंपनीज अभी तक आ चुकी है कैंपस में। सो उसमें से काफ़ी सारी कोर है, कोर भी है नॉन कोर में। स्पेशली हम केमिकल की बात करें हमारे ब्रांच के लिए, एमटेक केमिकल के लिए, तो नियर अबाउट हमें कोर और नॉन कोर मिला के नियर अबाउट 70 to 80 कंपनीज ओपन हुई है। उसमें बैंकिंग सेक्टर भी है, कुछ कोर मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, कुछ डाटा साइंस एनालिटिक्स, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी कंपनीज है। और कोई किसी को टीचिंग में जाना है तो टीचिंग कंपनी में भी आती है। सो ओवरऑल हम पैकेज की बात करें तो नॉन कोर में जो एमटेक केमिकल के लिए ओपन हुआ है उसका लगभग पैकेज 88 लाख था। एक बार फिर और से रिपीट बिलो करना, नॉन कोर का जो पैकेज है वो कितना है एमटेक केमिकल के लिए? सर 88 लाख। 80? 8
88 lakhs. 88? Yes sir. सर सीरियसली? इंटरनेशनल पैकेज है. यस सर. इतना मिला ये है सर किसी ओपन हुई बच्चे को थी. केमिकल में? नहीं नहीं, सर मिला नहीं है बट ओपन हुआ है. ओपन हुआ है? बट हाँ, मीन्स हम सारे स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं और काफी बच्चे इंटरव्यू भी देते हैं. ग्रेट, ठीक है। और मिनिमम पैकेज क्या रहा है नॉन कोर का? सर सर मिनिमम पैकेज अगर नॉन कोर का तो लगभग 8 या 9 लाख के सिटी से नियर अबाउट होता है. ओके, तो ऑन एवरेज पैकेज क्या है? 20-22 है आसपास? सर 18-19 के पास लगभग है ऑन एन एवरेज. अच्छा, आपके इस एमटेक ब्रांच में केमिकल इंजीनियरिंग में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये पैकेज मिला हुआ है? सर नहीं, मीन्स नॉन कोर में तो नहीं मिला बट कोर में हमारे यहाँ से काफी स्टूडेंट हैं जिनको 15 LPA का पैकेज मिला है. सो जो एक बार कोर कोर का इंजीनियरिंग मुझे में मिला बताओ, है. कौन कौन सी कंपनी कोर में आई हुई है इस बार, कौन कौन सी आने वाली हैं, या जो लास्ट ईयर आई थी उनका हाईएस्ट पैकेज, लोवेस्ट पैकेज, या फिर ऑन एवरेज पैकेज, वो सारा कोर का बताओ एक बार। सर कोर का हाईएस्ट पैकेज नियर अबाउट 18 LPA है और मिनिमम पैकेज 6.25 LPA है. हाईएस्ट पैकेज कितना है? 18 LPA. और मिनिमम पैकेज 6.25. 6.25, ठीक है। और ऑन एवरेज? सर ऑन एवरेज 8 to 9 लाख. ठीक है। तो कितने स्टूडेंट हैं आपके अभी क्लास में जो मतलब एमटेक कंप्लीट करने वाले हैं? सर नियर अबाउट अभी 47 स्टूडेंट हैं. 58 पांच में स्टूडेंट ऑलरेडी 47, बाकी PSU कहाँ ज्वाइन हैं? कर सर कुछ लोगों ने पहले लीव कर दिया था फर्स्ट ईयर में, मतलब PSU मिलने के बाद. पीएसयू मिलने के बाद, और इस बार 3 लोगों को और पीएसयू मिल गया, तो खत्म होते होते 47 बच गए हमारे. सो 58 में 47 बचे हैं, 11 बच्चों ने लीव कर दिया। जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था तब पूरे 58 थे? सर एक करते सब चले गए. कोई PSU चले गया है कि और किसी ने बाहर देख लिया प्राइवेट में, तो वो किसी छोड़ का के चले प्राइवेट में हो चुका था पहले ही एडमिशन लेने के बाद, तो वो छोड़ के चले गए. ओके। सो अभी 47 में कितने स्टूडेंट का प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है? सर अभी नियर अबाउट 27-28 लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है. जो रिसेंटली हमने जिस कंपनी का इंटरव्यू दिया है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है. और भी अभी मिनिमम 4 या 5 कंपनी का जिनका प्रोसेस करवाना बाकी है, पेंडिंग है, और कंपनी आते ही रहेगी, तो लास्ट तक नियर अबाउट 70% प्लेसमेंट हो जाएगा सर. 70 to 80 टच कर देंगे. अच्छा, कोई ऐसे भी होंगे जिनका प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो वो कहीं पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे? सर स्टूडेंट ऑलरेडी अभी स्टार्ट कर दिए, जैसे जैसे कॉलेज के फॉर्म आते जा रहे हैं तो स्टूडेंट ऑलरेडी अप्लाई करते जा रहे हैं. कुछ स्टूडेंट प्लान करे कि अब्रॉड PhD करने का. ओके। सो लगभग ये मान के चलें कि अगर कोई आईआईटी बीएचयू आता है तो उसका एक फ्यूचर सिक्योर है, या तो उसका प्लेसमेंट हो जाएगा कोर में या फिर नॉन कोर में, या फिर अगर वो चाहे तो आगे फर्दर स्टडी के लिए मूव कर सकता है उससे बीएचयू से जो हायर रैंक की आईआईटीज हैं, या फिर कहीं फॉरेन के लिए. तो एक फ्यूचर सिक्योर है आईआईटी बीएचयू आने के बाद. यस सर. सो जितेंद्र, जैसा कि मैंने देखा अभी और भी कई आईआईटीज के सेशन लिए हैं, अदर आईआईटीज में तो इतना परसेंट का प्लेसमेंट नहीं है जितना आपने बताया. आपने बोला 27 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया आउट ऑफ 47, तो ये लगभग 57-58% के आसपास बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं, जबकि अदर आईआईटीज में 50% प्लेसमेंट भी नहीं है. और आप अभी बोल रहे हो कि और भी कंपनी जानी है, और ये तो आपको पता होगा क्योंकि आप उस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के हेड भी हो एज ए स्टूडेंट. सो आपको ऑलरेडी ये नॉलेज है कि अभी और भी कंपनी जानी है और भी इंटरव्यू होंगे. तो मैं ये मान के चलो कि आउट ऑफ 47 कम से कम 37 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाएगा. यस सर. आराम से हो जाएगा. हाँ. सो गाइज, आईआईटी बीएचयू के लिए हम क्यों बोलते हैं कि आप आईआईटी बीएचयू ले लो? हाँ, ये हो सकता है कि अदर आईआईटी के कंपैरिजन जो ऑन एवरेज पैकेज है वो थोड़ा सा कम हो. किसी आईआईटीज का ऑन एवरेज पैकेज 11 to 12 हो सकता है, किसी का 10 to 11 हो सकता है, और यहाँ पर हो सकता है 8 to 10 हो. तो ये हो सकता है, लेकिन एक बार प्लेसमेंट के चांसेज आईआईटी बीएचयू में ज्यादा है. सो ऑलरेडी वैसे भी आईआईटी बीएचयू बाबा भोलेनाथ की भी नगरी है, और इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम में मोदी जी की भी नगरी है ना, क्योंकि मोदी जी वहीं से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है. तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मोदी जी को अपनी नगरी में देखा है? काफी टाइम हुआ है सर.
क्योंकि सो हमारे डिपार्टमेंट के साइड हेलीपैड है, तो काफी टाइम आते रहते हैं, तो सारा ट्रैफिक क्लोज किया जाता है, तो वहीं से जाते हैं, तो काफी बार दिखते मोदी जी हैं। और योगी जी मिल जाते हैं। ओके, सो कहीं यही रीजन तो नहीं है कि आईआईटी बीएचयू में इस समय सारे आईआईटी से ज्यादा प्लेसमेंट है, क्योंकि वो मोदी जी की नगरी है, तो वो जानबूझ के कंपनीज भेज देते हो कि भाई बीएचयू से जरूर लेना, और कहीं से लेना मत लेना। नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते, बट डिपेंड अपॉन प्लेसमेंट सेल कैसे काम कर रहा है, बट अदर आईआईटीज का भी प्लेसमेंट अच्छा ही होता है, बट इस बार काफी जगह से प्लेसमेंट ड्रॉप डाउन हुआ है, तो सारे कॉलेज में थोड़ा इम्पैक्ट हुआ ही प्लेसमेंट के लिए, इवन मोदी जी, आईआईटीज बीएचयू में भी ऑल्सो। मोदी जी कहीं से भी सांसद रहे, बस हर युवाओं को जॉब मिलती रहे, है ना, चाहे कहीं किसी सेक्टर में एक अच्छा पैकेज बस मिले, बस हम यही उम्मीद करते हैं। सो प्लेसमेंट के टर्म में बात करें तो आईआईटी बीएचयू बेस्ट है। अगर हम बात करें वहाँ की फीस के लिए, तो फीस भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर आईआईटीज। अगर हम बात करें वहाँ का मेस के बारे में, तो वो भी अच्छा है। बात करें वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, वो भी अच्छा है। ठीक है, सो ओवरऑल बीएचयू अगर आप चूज करते हैं तो वो बेस्ट है ना, आपको जाना चाहिए। और अतीश एंड जितेंद्र, कोई और ऐसी बात जो आपको अपने जूनियर्स को या मुझे अपने स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए आईआईटी बीएचयू के बारे में, या आपके मन में कुछ हो, या जब आप स्टूडेंट थे तो आपको क्या क्या जानना होता था जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, तो वो चीजें आप शेयर कर सकते हो। तब तक मैं बच्चों के कमेंट ले लेता हूँ। गाइज, वन बाय वन करके आप अपने कमेंट पोस्ट करेंगे, और एक कमेंट एक ही बार पोस्ट करिए। सारे बच्चों के प्रॉपर कमेंट आपके आंसर करने के बाद ही ये सेशन हम ओवर करेंगे, ठीक है। तो आप वन बाय वन पोस्ट करिए, तब तक आपको अगर कुछ और भी शेयर करना है तो आप वो शेयर करिए, तब तक मैं कमेंट देखता हूँ। ये सर, पहली बात, जो प्रॉपर स्पोर्ट्स वाली फैसिलिटी होती है वो कभी देखी नहीं थी, जो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि एक बड़ा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बना है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल स्पोर्ट्स हम खेल सकते हैं जाके। ओके, यस सर। सो वो भी अच्छा है, मतलब मल्टीपल स्पोर्ट्स में लगभग लगभग सारे अवेलेबल होंगे। यस सर। ठीक, तो एक आपके लिए अपने रिफ्रेशमेंट के लिए, है ना, दिमाग के टेंशन को दूर करने के लिए एक ऑप्शन ये भी है। सो गाइज, अभी मैं तो नहीं सजेस्ट करता कि आप अब बच्चे नहीं हो कि अगर आपको स्पोर्ट्स की नीड है, बट हाँ ये है कि जितना भी टाइम बचे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट जरूरी है, वो चलेगा, लेकिन बस ऐसा ना हो कि उसमें इन्वॉल्व होके आप अपने कैरियर को भूल जाएं, क्योंकि ये 2 ईयर का वो टाइम है जब आप आईआईटी बीएचयू तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, आपका सपना बड़ा है और आपको पीएसयू में जाना है, तो आपको फिर वहाँ भी लड़ाई अपनी जारी रखनी पड़ेगी। सो जितने भी स्टूडेंट हैं मैं यही बोलूँगा कि गेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, अगर स्टार्ट नहीं की कंटिन्यू रखो। हम लोगों ने गेट टीईटी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, तो उसको स्टार्ट कर दो। और गेट टीईटी की टेस्ट सीरीज की अहमियत क्या है ये मुझे बताने की नीड नहीं है, ये आप रैंकर से पूछिए, या जिन्होंने लास्ट ईयर दिया है उनसे पूछिए, या जो अभी दे रहे हैं, चाहे बीआरसी की हो चाहे फैक की हो, एज इट इज वही क्वेश्चंस उसी पैटर्न में आपको मिलता है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी अगर और बहुत सारे टर्म में हम लोग बात करें, सो आईआईटी बीएचयू में जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड के सब्जेक्ट हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो जितेंद्र एंड अतीश, आपको क्या लगता है जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और बच्चों को उसके लिए कितना बेसिक्स तैयार करके आना है, या फिर जो नॉर्मली गेट की प्रिपरेशन करके वहां पहुंच रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं? अनम्यूट करना। सर, जो गेट की प्रिपरेशन करके भी पहुंचे वो इजीली मैनेज कर पाएंगे, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, काफी चीजें रिलेवेंट होती है, जैसा सीआरई, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, बट यहाँ आके थोड़ा एडवांस हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, बट इजीली हो जाता है, तो कोई एक्स्ट्रा करने की कोई नीड नहीं है हमें। एडवांस प्रोसेस कंट्रोल रहता है, एडवांस सीआरई, एडवांस फ्लूइडाइजेशन इंजीनियरिंग, पर इस बार थोड़े सब्जेक्ट्स न्यू ऐड हुए इस बार जो अभी फर्स्ट ईयर में उनके लिए। तो जो अभी इस बार फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके सब्जेक्ट थोड़े चेंज हुए हैं, तो वो इजीली कवर किए जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, इसके लिए भी क्या कुछ अलग से सब्जेक्ट या लैब वगैरह होती हैं? सर, अभी रिसेंटली मैटलैब के लिए भी उन्होंने स्टार्ट करी है, मैटलैब का एक सेपरेट कोर्स, मींस स्टूडेंट को प्रोजेक्ट में भी हेल्प करने के लिए इजी हो जाएगा, तो मैटलैब के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हुई है, एक सेपरेट सिलेबस। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको एक डर होता है कि उनको सॉफ्टवेयर नहीं आता, उनको लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, तो पता नहीं वो कर पाएंगे मैटलैब, एसपेन, फ्लुएंट, या फिर जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं उनको यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं। तो क्या आपके आईआईटी बीएचयू में
कुछ ऐसे भी प्रोफेसर्स हैं जो प्रैक्टिकली मतलब आपके ये लैब वगैरह में पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कराते हो? सर आईआईटी बीएचयू के सर्वर पे सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो हमें जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और काफी सारे लैब में इन सारे पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हम इजीली जाके उनसे डिस्कस करके उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, उनसे सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। जो भी हमें हेल्प लगती है, हम टीचर एज वेल एज पीएचडी स्टूडेंट या जो ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं उन स्टूडेंट की हेल्प ले सकते हैं। ओके। सो वहाँ पर इजीली मतलब सब हेल्पफुल नेचर है सभी का। पीएचडी वाले जो सीनियर्स होंगे या एमटेक के जो सीनियर्स होंगे वो सारे लोग हेल्प कर देंगे, फैकल्टी जो होंगे वो बता देंगे, तो कोई प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का इशू नहीं आने वाला। यस सर। यस सर। जितेंद्र, एक बार आप बता दो कौन कौन सी कोर कंपनीज अभी तक प्लेसमेंट के लिए आ चुकी हैं या कौन सी आने वाली हैं? सर रिलायंस आती है, जो बिग कंपनीज है, केबीआर आती है, एज यूजुअल लमस टेक्नोलॉजी, काफी कंपनीज आती है सर। ओके। सो गाइज, बस ये मान लो प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, चांसेस हैं। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं जाके बिना पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना, और एग्जाम सही से नहीं दे रहे हो, सीजीपीए नहीं बन रही और आप सोचो प्लेसमेंट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा, देन हाँ रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, ये है। और बाकी इसलिए वो नहीं बता रहा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में है, तो शायद उसके ऊपर थोड़ा सा इशू ना हो, इसलिए वो कंपनीज का नाम नहीं बता रहा है। ठीक है, चलो। सॉरी सो सर। कौन इंटरव्यू केमिकल वालों को लेकर कंपलसरी है क्या? क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है। इंटरव्यू केमिकल वालों के लिए कंपलसरी है क्या? हाँ बेटा, इंटरव्यू कंपलसरी है और आपको देना ही पड़ेगा। बिना इंटरव्यू दिए आपका वहाँ बीएचयू में सिलेक्शन नहीं होगा। और क्यों डर लगता है? आपको बीटेक में 8 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में वाइवा में बेइज्जत किया जाता है कि नहीं? तो आपको तो आदत हो जानी चाहिए। आपको ऑलरेडी हर सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट होते होंगे, हर सब्जेक्ट का एक वाइवा होता होगा। वाइवा जब होता होगा तो हर बार कोई ना कोई एक्सटर्नल और इंटरनल वाले बैठते होंगे, और वो हर सेमेस्टर में आपको 2-3 वाइवा ऐसे देने पड़ते होंगे। अगर मैं बात करूं 8 सेमेस्टर और हर सेमेस्टर ऑन एवरेज में 2 ही बार ले लूं कि एक सेमेस्टर में 2 बार वाइवा हो रहा है, तो भी आपको कम से कम 16 टाइम बेइज्जती फील करनी पड़ी होगी। और वो 16 टाइम अगर आपने फेस किया होगा तो बेशरम तो हो ही गए होगे। अब बेशरम होके फिर डर रहे हो तो कैसे इंजीनियर हो यार? हम अपने कॉलेज के बीटेक में हमें नहीं पता केमिकल इंजीनियरिंग कितनी सीखते हैं, लेकिन बेशर्मी जरूर सीख जाते हैं। है ऐसा कि नहीं है? रियलिटी बताओ। जितेंद्र, आपको लगता है कि अभी आपका कोई वाइवा या इंटरव्यू लेगा तो आपको डर लगेगा या ऐसा लगेगा कि मेरी बेइज्जती हो गई? नो सर, हमें हर एक चीज से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, वही तो हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का पॉइंट होता है। जो हमारे लूप्स होते हैं, जहां हम फंसते हैं, वही तो हमें ओवरकम करना है। सो गाइज, बीटेक करने का मतलब है बेशर्मी, है ना। आपके 8 सेमेस्टर में कभी भी जब कॉलेज का मन करता है तो मिड सेम रख देते हैं, कभी भी मन करता है तो सरप्राइज टेस्ट रख देते हैं, कभी भी मन होता है एग्जाम ले लेते हैं, और पता चला कुछ आउट ऑफ सिलेबस डाल देते हैं। और हमें कितनी बार आदत हो जाती है कि इस सेमेस्टर में मैं फेल हो गया, मतलब इस सेमेस्टर में बैक लग गई, या इस सेमेस्टर में इस मिड सेम में हम फेल हो गए, होता है। लेकिन हाँ, बीटेक में एक चीज जरूर सीखते हैं, 1 नाइट स्टडी, और फाइनली हम अपने सेमेस्टर में बैक नहीं लगने देते, है ना। तो कम से कम एक वो चीज। फिर जब आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में कितनी बार आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ा होगा। जो एक्सटर्नल आते हैं वो ये भी बोल देते हैं क्या पढ़ाई करते हो यार, कुछ नहीं आता, जाओ मैं फेल कर दूंगा, लेकिन फेल आज तक नहीं किया गया होगा। सो इसलिए इंटरव्यू से कभी मत डरो। जब भी आपको इंटरव्यू देना हो ना, एक चीज याद रखना, मेरे एक सीनियर ने मुझे सिखाया था। ये बात है 2011 की। मैं एक इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू था ये हरिद्वार में एक कंपनी है, सिडगुल प्लांट है हीरो होंडा का। अब तो हीरो और होंडा अलग अलग हो गई है, उस टाइम पे हीरो और होंडा एक होती थी। वहां पर मैं एक इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू देने जाने से पहले आप ही की तरह मेरा भी हाल था प्रीतम, मैं भी डर रहा था। तो मेरे जो सीनियर थे, मेरे जस्ट सीनियर थे, उनके रेफरेंस से ही देने गया था। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले डर लग रहा है क्या, तेरा फेस बड़ा उतरा हुआ है। मैं कहा हाँ सर डर लग रहा है। बोले क्यों डर लग रहा है? मैं कहा सर पता नहीं क्या पूछे। बोले कुछ भी पूछे, क्या तुझे पकड़ के बांध के बैठा लेंगे? मैं कहा नहीं। बोले मारेंगे? मैं कहा नहीं। बोले क्या करेंगे, बेइज्जती करेंगे? मैं कहा जी सर हो सकता है। तो बोले तो क्या फर्क पड़ता है, एक रूम के अंदर तेरी बेइज्जती हो जाएगी तो बाहर निकल के यहाँ भूल जा कि तेरी बेइज्जती हुई है। दूसरा, क्या ये कंपनी में
कुछ तेरे पिताजी ने इन्वेस्ट कर दिया है जो कंपल्सन है कि तुझे वो देंगे ही देंगे। अगर तू उनके लायक समझ में आया तो तुझे ले लेंगे, नहीं समझ में आया तो नहीं लेंगे, छोड़ दे, भूल जा। लेकिन यहां से कुछ सीख के आना और डरना बिल्कुल भी नहीं। जो आता है जवाब देना, नहीं आता कोई बात नहीं। और किस्मत देखो, उस कंपनी में एक नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था, 3 राउंड के इंटरव्यू हुए। पहला राउंड हुआ, फिर इसके 1 घंटे बाद वेट करने को बोला गया, फिर वहीं पर दूसरा राउंड हुआ, फिर नेक्स्ट डे तीसरा राउंड दिल्ली में, वहां पर दिल्ली नहीं, गुड़गांव में, एनसीआर गुड़गांव में, फिर वहां तीसरा राउंड हमारा हुआ, तब जाके हमारा सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन भी हो गया। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखो, कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो आप ये सोच के जाइए कि कोई बात नहीं, हम डट के सामना करेंगे, हो जाएगा, अच्छी बात है, नहीं उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरा वेट कर रही होगी, वहां जाएंगे। तो इसलिए इंटरव्यू से नहीं डरो, वो कंपलसरी है, वो आपको देना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आईआईटी बीएचयू या आईसीटी बॉम्बे, आप बॉम्बे से, महाराष्ट्र से ही हो, है ना, तो आईआईटी बॉम्बे के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और आपके कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने आईआईटी बीएचयू लेके फिर उसके बाद आईआईटी बॉम्बे जाकर वहाँ एडमिशन लिया है। सो एक बार आप मुझे बता सकते हो आईआईटी बीएचयू या आईसीटी बॉम्बे, विच वन इज बेस्ट? सर अगर किसी बंदे को प्रॉपर जॉब ही चाहिए, वो कितने भी पैसे को मैटर नहीं करता, तो वो आईसीटी जाए। और जिसको टैग चाहिए और थोड़ा उसके हायर एक्सपेक्टेशन है कि हम आईआईटी में जाके नॉन कोर का भी कर सकते हैं, क्योंकि आईसीटी में नॉन कोर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। पर जब आईआईटी बीएचयू में आपको नॉन कोर के साथ कोर का भी ऑप्शन रहेगा, तो और टैग भी मिलेगा आईआईटी का, तो आप आईआईटी बीएचयू आ सकते हो। अगर किसी को बस प्लेसमेंट से मतलब है तो वो आईसीटी जा सकते हैं। गाइज आईसीटी बॉम्बे में भी प्लेसमेंट 100% नहीं है, बट हाँ कोई भी बंदा अगर वहाँ पर जाता है तो उसके चांसेज हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आईआईटी बीएचयू और आईसीटी बॉम्बे में अगर कंपेयर करें तो मे बी एक आध कंपनी हो जो आईसीटी बॉम्बे में ज़्यादा पैकेज देती हूँ, बट उसका ऑन एवरेज पैकेज जो है वो आईआईटी बीएचयू के पैकेज से कम है। सेकेंड थिंग ये है, आईआईटी बीएचयू में आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कोर के साथ साथ नॉन कोर का प्लेसमेंट है। अगर आपका लैंग्वेज वगैरह में इंटरेस्ट है, अगर आप नॉन कोर में जाना चाहते हो, तो जैसा जितेन ने बताया 88 लाख तक की कंपनीज आई हुई हैं इस साल आईआईटी बीएचयू में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें आप मूव कर सकते हो। होगा नहीं होगा वो चांसेज अलग है, बट एक अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर आप आईसीटी बॉम्बे और आईआईटी बीएचयू में बीएचयू से कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास एक आईआईटी का टैग होगा जो कि ज़्यादा बेटर है आईसीटी बॉम्बे से। चौथा बेनिफिट ये है कि अगर आप आईआईटी बीएचयू से आप एमटेक कर लेते हो तो आप पीएचडी के लिए किसी और बेटर आईआईटी के साथ मूव करो, वहाँ पर आईआईटी बीएचयू की वैल्यू ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो आईआईटी का टैग अपने आप में बड़ी वैल्यू रखता है। आईसीटी बॉम्बे नो डाउट अच्छा है, अगर आपने ये मन बना लिया है कि मुझे पीएचडी करना है और आप वही महाराष्ट्र रीजन से हो तो आप आईसीटी बॉम्बे का अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों भी महाराष्ट्र रीजन से हैं, लेकिन ये आईआईटी बीएचयू लेकर बीएचयू से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा। तो आईआईटी का टैग चाहिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे ओपन पाथ चाहिए तो आईआईटी बीएचयू। और सिर्फ मन में है कि कितनी भी मिल जाए, 4 से लेकर 10 लाख के बीच का कोई भी ऑप्शन मिल जाए, मुझे जॉब ही करनी है, तो आईसीटी बॉम्बे ज़्यादा अच्छा है। Am I right, Atis and Jiten? Yes sir. ठीक है। सो अब है जो आप पूछ रहे थे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू बेटा आपका अभी जस्ट होगा, जैसे ही फॉर्म की डेट एंड होगी उसके बाद आपका मई में ही इंटरव्यू हो जाएगा, सॉरी अप्रैल एंड में ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और ये इंटरव्यू डेट जो होगी मेरे हिसाब से कुछ 25 अप्रैल के आसपास कुछ होगी, 21 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कुछ होनी चाहिए। ठीक है, या मई का फर्स्ट वीक भी हो सकता है, लेकिन काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होने से पहले इंटरव्यू आपके फिनिश हो जाएंगे। ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो आपके कॉलेज में टीए, आरए या डायरेक्ट पीएचडी या आपका एमटेक प्लस पीएचडी, कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं क्या? No सर अभी sir. तो बस टीचिंग असिस्टेंट का है ऑप्शन, है टीए का। ओनली टीए का है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल बेटा, कोर केमिकल इंजीनियरिंग टीए। अच्छा, अदर ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी बीएचयू में? यस सर, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, और मेटलर्जी, माइनिंग। ठीक है, सो आप बेटा और भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं गाइड करूं तो मैं कहूँगा कि कोर केमिकल के लिए अप्लाई करिए, अदर ब्रांच के लिए अप्लाई मत करिए। अप्लाई करना है तो कर दीजिए, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ओनली कोर केमिकल रहेगी, स्पेशली आईआईटी बीएचयू। ठीक है, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है अगर आप अप्लाई करना चाहो। एक बार थोड़ा सा पॉइंटर के बारे में एक बच्चे ने पूछा है, पॉइंटर कैसे मिलते हैं आईआईटी बीएचयू में?
सर रिलेटिव मार्किंग होती है तो पॉइंटर इजीली 8 प्लस 8.5, पॉइंटर आराम 8 से आ जाता है पॉइंट सर। आराम से बन जाता है। अगर 8 प्लस। एट प्लस बन सीरियस जाता है? पढ़ा। यस यस सर। सर, आईआईटी पीएचयू में बन जाता है। यार कैसे हो अदर गया है आईआईटीज आपसे? में हमारे थोड़ा टाइम पे तो डिफिकल्टी इतना है। नहीं मिलता था। मतलब मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाई की है, मुझे थोड़ा सा लेट आना चाहिए था यहाँ पर। अच्छा, ये भी रीजन हो सकता है, अब आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। हम लोग जब अपने नहीं एमटेक पे पहुंचे सर। थे, तो हमारे टाइम पे क्या होता था ना, अगर एमटेक में हमें ये भी याद है कि अगर कोई हमसे यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस पूछ ले तो शायद हम लोग नहीं बता पाते थे। ये रियलिटी है बेटा, मैं कुछ गलत नहीं छुपाता नहीं हूँ आपसे। ये रियलिटी है कि हमारे बीटेक में कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे क्वालिफाई हो गया। ठीक है, और मैं आज भी ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा जो गेट क्वालिफाई हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ मैथ, एफटी और सीआरई 3 सब्जेक्ट की वजह से क्वालिफाई हुआ था। और वो तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। एफटी तो नहीं पढ़ाता, बट एफटी के हर साल क्वेश्चन तो सॉल्व कराते ही हूँ गेट वाले। और लास्ट ईयर तो एफटी के मैंने वो भी प्रैक्टिस सेशन भी लिए थे। सो गाइज, अगर नीड पड़ी तो एफटी भी मैं पढ़ा सकता हूँ, बट मेरे ऊपर लोड ज़्यादा है, इसलिए मैं 3 ही सब्जेक्ट 4 ही सब्जेक्ट के साथ मूव करता हूँ। सो पॉइंटर अच्छे बन जाते हैं, और 8 पॉइंट समथिंग आपका इजीली वहां पर बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर की टेंशन नहीं है। और मुझे लगता है सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो ही चुके हैं। ठीक है, सो कोई इशू नहीं है। फिर अभी का ये सेशन आप लोग लीव कर सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और शेयर करना है, बताना है, तो आप बता दीजिए। अदरवाइज बाकी इनके जो बचे हुए डाउट हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। आतिश, आपको लगता है हाँ कुछ और शेयर करना है? सर, मैं एक मतलब बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे रूमर्स है कि कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि इंटरव्यू कंपलसरी नहीं है आईआईटी पीएचयू में। हम्म। वो बोलते हैं कि हाफ हाफ ऑफ द सीट्स इंटरव्यू से लेते हैं और बाकी के टॉप पे आते हैं पोर्टल पे। पर ये सर ऐसा नहीं होता। जिसको एडमिशन चाहिए उसको इंटरव्यू कंपलसरी है, ये बस बताना। जितेंद्र, नो सर, दैट्स इट। सो आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं किसी आईआईटी में एडमिशन लेने से पहले, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं। और अभी आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं अभी और क्लियर कर दूंगा। तो जस्ट पेशेंस रखिए। ठीक है, और वन बाय वन करके आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिए। तो आज के इस सेशन के लिए आतिश एंड जितेंद्र, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने ज्वाइन किया। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो ये सारे ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, आप कहीं पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। या फिर गाइज आप चाहो तो ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हो। बट रैंडम कॉल मत करिएगा, ट्राई करिएगा कि आफ्टरनून में कॉल करो तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। पता चला किसी का सुबह सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे कॉल आ जाता है। बेटा कम से कम आप अवॉइड करिएगा आफ्टरनून में 12 बजे तक कॉल करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वही होता है जब मैं सुबह 7 बजे 8 बजे सोता हूँ। ठीक है, तो बीच में मुझे 2-2 घंटे की नींद मिलती है, पहले 6 से 8, फिर उठ के मुझे बेटे को स्कूल छोड़ने जाना होता है, फिर आके सोता हूँ, फिर इसके बाद उसको उठ के फिर लेने जाना होता है। तो इस तरह 2-2 घंटे की मैं स्लीप लेता हूँ, तो उधर डिस्टर्बेंस ना हो तो बेटर होगा। ट्राई करिएगा कि आप मुझे आफ्टरनून में 12 बजे के बाद कॉल करें। अगर इमरजेंसी है तो, अगर कुछ रियल में जानना है या कोई कोर्स से रिलेटेड बात है या आपके एडमिशन से रिलेटेड बात है तो। अदरवाइज आप ग्रुप पे आप अपना डाउट के लिए पोस्ट कर दीजिए, आपको ग्रुप पे आंसर जरूर मिल जाएगा। चलिए, तो अभी का फिर ये सेशन एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद बेटा।